नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। पिछले कल हमने इंडिया जीके का सेक्शन डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन नंबर 115 से देखते हैं कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कारदंग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। जो कारदंग मठ है ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। कारदंग मोनेस्ट्री जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, ये तो आपको पता है, परंतु एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है तो एग्जैक्टली ये लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर जहाँ पर है केलोंग में, वहाँ पर ये स्थित है। ऑप्शन ए केलोंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो कारदंग मोनेस्ट्री की बात हो रही है तो सबसे पहले तो कारदंग मोनेस्ट्री के बारे में जान लीजिए। तो ये मोनेस्ट्री जो था ये 12th सेंचुरी के आसपास जो था वो कभी बनाई गई थी। 12th सेंचुरी आपको याद रखना है। और इस मोनेस्ट्री के अलावा पिछले कल ही हमने ताबो मोनेस्ट्री पढ़ी थी। ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। ताबो मोनेस्ट्री जो था वो 996 एडी में बनी थी और 1996 में इसको बने हुए 1000 वर्ष जो है वो पूरा हो गया। ये ध्यान रखना है आपने। किस मोनेस्ट्री के बारे में? ताबो मोनेस्ट्री के बारे में। ताबो मोनेस्ट्री काजा में स्थित है। काजा में ढनकर मोनेस्ट्री भी जो है वो पड़ती है। उदयपुर में एक मंदिर है मृकुला देवी मंदिर। मृकुला देवी मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। तो ये सब हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेणुका फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो रेणुका फेयर है, रेणुका मेला है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो रेणुका झील हो गई, रेणुका मेला हो गया। रेणुका मेला सिरमौर में है और ऑप्शन ए जो है उसी आंसर सिरमौर में लगता है रेणुका मेला। रेणुका झील जो है वो भी सिरमौर में स्थित है। और रेणुका झील जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़े नेचुरल लेक है। नेचुरल लेक कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील सबसे बड़ी। अगर देखो फेयर फेस्टिवल की बात करें, फेयर फेस्टिवल में सबसे इम्पोर्टेंट जो फेयर फेस्टिवल हैं उनमें अभी जो बिलासपुर की नलवाड़ी थी जो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में स्टार्ट करवाई गई थी, पहले वो याद रखनी है। सुजानपुर की होली याद रखनी है जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में लगती है। सुजानपुर की होली के अलावा जो है कुछ टाइम पहले मंडी की शिवरात्रि भी हुई। मंडी की शिवरात्रि के बाद ही जो है वो मैक्सिमम मेले जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। और अभी आपने एक और बात याद रखनी है कि सुकेत मेला, सुकेत मेला भी इम्पोर्टेंट है। सुकेत मेला कहाँ पर लगता है? सुकेत मेला जो है वो सुंदरनगर में लगता है। सुंदरनगर मंडी में जो है ये मेला लगता है, सुकेत मेला। तो सुकेत देवता का मेला कहाँ लगता है? ये सुंदरनगर में लगता है। अभी हाल फिलहाल में जो है इसके बारे में उद्घाटन हुआ था इसका, तो न्यूज़ में आया था। और भी मेले हैं जैसे कि पत्थर का खेल मेला, ये हलोग शिमला में लगता है। फाग मेला हो गया, फाग मेला रामपुर में लगता है। सिप्पी मेला मशोबरा में लगता है। तो ये सब ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन भी फेयर फेस्टिवल से रिलेटेड है तो यहाँ से भी कुछ जानेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 117 क्वेश्चन में, जिजेड फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो जिजेड उत्सव है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। देखो जिजेड उत्सव की बात करें कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है तो शायद अभी हाल फिलहाल में ये पूछा भी गया था एग्जाम में। ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति में मनाया जाता है ये आपका जिजेड फेस्टिवल। जिजेड फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर क्विज भी किया था, उसमें पूछा गया था शांत और साबू कहाँ के डांसेज हैं। पहले शांत साबू के बारे में जान लीजिए कि लाहौल स्पीति के हैं। अब बात करते हैं लाहौल स्पीति के बारे में और भी। लाहौल स्पीति में एक लोसर फेस्टिवल होता है। लोसर फेस्टिवल लाहौल स्पीति के साथ साथ जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है। न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, ये ध्यान रखिए। एक लाहौल स्पीति में जो है वो गोची फेस्टिवल मनाया जाता है। गोची फेस्टिवल लाहौल स्पीति के केलोंग जो कि लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है वहाँ पर मनाया जाता है। हल्दा फेस्टिवल भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। दिवाली की तरह इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हल्दा फेस्टिवल है ये दिवाली की तरह इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान राम के अयोध्या पहुंचने की खुशी जो था वो दिवाली इसीलिए मनाई जाती है ना कि भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे। तो वो सूचना जो था वो लाहौल स्पीति में थोड़ा लेट पहुंची थी, तो इसीलिए लाहौल स्पीति में फिर ये हल्दा फेस्टिवल मनाया जाता है। दिसंबर के महीने में, लगभग दिसंबर या फिर जनवरी के महीने में जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये मैंने ध्यान रखे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, पटिकारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पटिकारी जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है। ये पटिकारी परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। ब्यास रिवर बेसिन, ऑप्शन डी सही आंसर है ब्यास। अब है कहाँ पर ये परियोजना? ये परियोजना मंडी जिले में स्थित है। कितने मेगावाट की ये परियोजना है? ये परियोजना 16 मेगावाट की परियोजना है। अब 16 मेगावाट की जब ये परियोजना है तो इसके अलावा भी और बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अलग अलग परियोजनाएं जैसे कि पार्वती परियोजना हो गई। पार्वती परियोजना भी ब्यास नदी पर बनी हुई है, इनकी पार्वती ब्यास की सहायक नदी है और NHPC द्वारा ये बनाई जा रही है। 2051 मेगावाट की ये परियोजना है।
इसके अलावा नाथवा जाखड़ी परियोजना होगी, किन्नौर में स्थित है, 1500 मेगावाट के आसपास स्थित है। नाथवा जाखड़ी के अलावा जो है एक और परियोजना है कॉल डैम परियोजना, ये 800 मेगावाट की परियोजना है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, बिलासपुर में स्थित है। एनटीपीसी जो है इसको बना रहा है, इसके द्वारा निर्मित की जा रही है। रोंगटंग परियोजना 2 मेगावाट की है, लाहौल स्पीति में स्थित है। कच्छम वांगटू परियोजना 1000 मेगावाट की है, किन्नौर जिले में स्थित है। और ये परियोजना जो है वो सतलुज नदी बेसिन पर ही बनी हुई है। और इसके अलावा जो है रोंगटोंग के अलावा सोंगटोंग भी एक परियोजना है 402 मेगावाट की, ये भी सतलुज नदी बेसिन पर बनी हुई है। और ये सोंगटोंग परियोजना जो है ये भी किन्नौर में स्थित है। सोंगटोंग के अलावा जो है एक गिरी परियोजना है, गिरी परियोजना सिरमौर जिले में स्थित है, 60 मेगावाट की परियोजना है। कुछ परियोजनाएं ऐसी थी जो कुछ टाइम पहले न्यूज़ में रही थी, जैसे कि रेणुका जी बांध परियोजना होगी, 40 मेगावाट की परियोजना है। लुहरी स्टेज 1 परियोजना होगी, 210 मेगावाट की परियोजना है। धौला सिद्धा परियोजना होगी, 66 मेगावाट की परियोजना है, हमीरपुर में स्थित है धौला सिद्धा परियोजना। और सावरा कुड्डू परियोजना हो गया, ये 111 मेगावाट की परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी की सारी परियोजनाएं भी आप साथ में याद रखिए, सारी मिलती जुलती परियोजनाएं हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फर्स्ट हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटरी वॉज। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले जो सचिव थे वो कौन थे? पहले सचिव थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के NC नंदी। NC नंदी का नाम आपने याद रखना है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब NC नंदी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले सेक्रेटरी थे, पहले सचिव थे। देखो ये तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले सेक्रेटरी हैं। अगर बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे, तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी थे KL मेहता, उनका नाम याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर वो NC मेहता थे। हिमाचल प्रदेश के पहले जो गवर्नर थे वो थे S चक्रवर्ती। पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग। और पहली महिला चीफ जस्टिस थी लीला सेठ। और पहली महिला गवर्नर थी शीला कौल। और पहली जो विधानसभा के स्पीकर थे वो थे पंडित जयवंत राम। पहली महिला विधानसभा स्पीकर जो थी वो थी विद्या स्टोक्स। ये सारे के सारे नाम जो हैं वो आपको बार बार रिवाइज करने हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे एग्जाम में किसी भी तरह का। आगे बोलते हैं चंबा डोमिनियन वाज फाउंडेड बाय। ये जो चंबा राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी? देखो चंबा जो शहर है, चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? राजा साहिल वर्मन ने की थी। परंतु यहाँ पर चंबा डोमिनियन पूछा गया है तो इसकी स्थापना राजा मेरू वर्मन के द्वारा की गई है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अब राजा मेरू वर्मन ने चंबा की स्थापना की थी। चंबा रियासत की स्थापना की कब गई है? तो 550 ईस्वी में जो है वो चंबा रियासत की स्थापना की गई है। कई जगह इनको राजा मारू ही लिखा गया है तो राजा मारू याद रखेगा। चंबा शहर याद रखेगा स्पेसिफिक रूप से, राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। राजा साहिल वर्मन ने अपनी पुत्री के नाम पर जो था वो चंबा शहर का नाम रखा था, पुत्री का नाम था चंपावती, ये ध्यान रखना है। और राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो कुछ मंदिर भी बनवाए गए हैं, जिनमें चंद्रशेखर मंदिर है, जिनमें कामेश्वर मंदिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनवाया गया है, ये ध्यान रखना है। चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने चूहों के मारने पर रोक लगा दी थी? वो चंबा के राजा मुशाण वर्मन थे, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिनके कार्यकाल के दौरान महामारी फैली थी और महामारी के कारण बहुत सारे लोग मर गए थे? तो राजा लक्ष्मी वर्मन थे। राजा लक्ष्मी वर्मन के कार्यकाल के दौरान जो था वो महामारी फैली थी और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे पहले वर्मन की उपाधि धारण की थी? तो राजा आदित्य वर्मन ने जो था सबसे पहली बार चंबा में वर्मन की उपाधि धारण की थी। राजा आदित्य वर्मन का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक्ड द कांगड़ा फोर्ट इन द ईयर। तो गोरखा कमांडर ये जो अमर सिंह थापा है इसने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया? वो गोरखा कमांडर जो अमर सिंह थापा है इसने कांगड़ा किले पर अटैक किया था, परंतु कब किया था कांगड़ा किले पर अटैक? 1805 में किया था, ऑप्शन बी सही आंसर है। 1805 में जो था वो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने जो था वो कांगड़ा किले पर अटैक किया था, ये ध्यान रखना है। और राजा संसार चंद के बारे में ध्यान रखना है कि राजा संसार चंद उस टाइम हुआ करते थे। राजा संसार चंद ने क्या किया कि बिलासपुर के ऊपर बहुत अटैक किया, तो बिलासपुर के राजा बहुत तंग हो गए। बिलासपुर के राजा थे उस टाइम महान चंद ने क्या किया, गोरखाओं को इन्वाइट किया कि तुम यहाँ पर आओ और तुम जो है वो कांगड़ा पर अटैक करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और महल मोरिया में इनका युद्ध भी हुआ था जिसमें संसार चंद को जो था वो हार का सामना करना पड़ा था, वहाँ से हार कर जो था वो भाग गया था, फिर उसने अपने किले में जाकर शरण ले ली थी। फिर बाद में जलकर इसने 1809 में क्या किया, इसने 1809 में जो था वो महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो था वो ज्वालामुखी की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1809 में इसने संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वो भी ध्यान रखना है आपको साथ में। और फिर उसके बाद 1815 में क्या हुआ, 1815 में एंग्लो गोरखा वार हुआ। इसमें जो ब्रिटिशर्स थे यानी कि जो ब्रिटिश की फोर्सेस थी उनको लीड कर रहे थे मेजर जनरल ऑक्टोलोनी, और गोरखाओं को लीड कर रहे थे अमर सिंह थापा, ये ध्यान रखना है। अमर सिंह थापा उस टाइम लीड कर रहे थे, 1815 की ये बात है।
और इसमें जो था वो अमर सिंह थापा की हार हुई थी, अमर सिंह थापा की हार भी यहाँ पर हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ड्यूरिंग विच ईयर भाखड़ा नंगल डैम इज कंस्ट्रक्टेड। तो कौन से ईयर के दौरान जो था ये जो भाखड़ा नंगल डैम था ये बनकर किस दौरान जो था इसका निर्माण हुआ था। तो ये 1963 की बात है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1963 के आसपास जो था ये बन गया था कम्प्लीटली, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो 1948 के आसपास, 1948 के आसपास जो था वो स्टार्ट हुई थी, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा भाखड़ा नंगल डैम की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में मुख्य रूप से पड़ता है, और गोविंद सागर रिजर्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर गोविंद सागर डैम की बात करें, देखो गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। पहले तो ये आर्टिफिशियल झील है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ये आर्टिफिशियल झील है। तो ये आपने गोविंद सागर झील के बारे में भी याद रखना है। सतलुज नदी के ऊपर ये बना हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा, सतलुज नदी के ऊपर। देखो सतलुज नदी बहती हिमाचल प्रदेश में है, परंतु ये निकलती नहीं है हिमाचल प्रदेश से, ये मानसरोवर झील के आसपास कहीं से निकलती है। वो ध्यान रखना, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है तो हिमाचल से ही निकलती होगी, हिमाचल से निकलती नहीं है, सिर्फ हिमाचल में बहती है। अगला है 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स फीड्स पब्बर रिवर। पब्बर नदी को जो पोषित करता है हेमनंद, उसका क्या नाम है। देखो पब्बर नदी को जो ग्लेशियर पानी प्रोवाइड करवाता है उसका नाम है चंद्रनाहन ग्लेशियर। ये जो चंद्रनाहन ग्लेशियर है ये पब्बर नदी को पानी प्रोवाइड करवाता है। पब्बर जो है वो किसकी सहायक नदी है, पब्बर जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रखना है। यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। यमुना की और भी सहायक नदियां हैं जिसमें बाट आ जाता है, पब्बर आ जाता है, टॉन्स आ जाता है, टॉन्स के अलावा गिरी आ जाता है, जलाल आ जाता है, आंध्रा आ जाता है। ये इसकी सहायक नदियों में से जो है वो एक है। और ये जो है वैदिक नाम इसका हो गया, वैदिक नाम कालिंदी, याद रखना है। बाकी देखो क्वेश्चन है आपके लिए कि कुमारवाह झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, कुमारवाह लेक कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके बताइए। बाकी देखो कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं यहाँ पर करेक्टली स्पेल कुछ करना है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो एटिकेट सबसे पहले दिया गया है, एटिकेट की स्पेलिंग होती है ETIQUEE। ऑप्शन बी सही आंसर है, ETIQUEE। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है एटिकेट्स की, क्योंकि जब एटिकेट्स हम बोलते हैं ना कि एटिकेट्स नहीं है, इसको कुछ ऐसा बोल देंगे, परंतु स्पेलिंग हमें नहीं पता होती इसकी, तो ये ध्यान रखिएगा, ETIQUEE। हरासमेंट की क्या स्पेलिंग होती है, तो हरासमेंट की स्पेलिंग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है, HARASSMENT। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। शायद पुलिस के एग्जाम में या फिर किसी और एग्जाम में ये डेफिनेटली पूछी गई थी, ध्यान है मुझे, तो इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, HARASSMENT। इमीडिएटली की स्पेलिंग पूछी गई है आगे, IMMEDIATELY, IMMEDIATELY। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इमीडिएटली की स्पेलिंग। अगला है रेसिपिएंट की स्पेलिंग। रेसिपिएंट की क्या स्पेलिंग होती है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही आंसर है, RECIPIENT, RECIPIENT, ये इसकी स्पेलिंग है। आगे है सुजेशन। सुजेशन की क्या स्पेलिंग होती है, सुजेशन की स्पेलिंग होती है SUGGESTION, SUGGESTION, सुजेशन, ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो ये इसकी स्पेलिंग भी आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्या स्पेलिंग होती है इसकी। आगे देखिए, आगे बोलते हैं 16 से लेकर 20 तक आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है इसका कौन सा है, यानी कि सही मतलब है बेस्ट रूप में। आगे दिया गया है मीगर। मीगर का सही मतलब क्या होता है, ऑप्शन डी स्कैंटी इसका होगा, ऑप्शन डी स्कैंटी जो है वो सही आंसर है। वेरडिक्ट दिया गया है, वेरडिक्ट का सही मतलब क्या होगा, इसका होगा जजमेंट, जजमेंट, ऑप्शन सी सही आंसर है। जजमेंट की स्पेलिंग भी देख लीजिए, JUDGEMENT, जजमेंट की स्पेलिंग। आगे दिया गया है एस्टीम। एस्टीम का सही मतलब क्या होगा, तो एस्टीम का सही मतलब होगा रिस्पेक्ट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे जुडिशियस दिया गया है, जुडिशियस दिया गया है, जुडिशियस की सही स्पेलिंग क्या होगी, जुडिशियस की सही स्पेलिंग होगी प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट, ऑप्शन सी सही आंसर है, PRUDENT। ये 19 का सी सही आंसर होगा। 20 का जो है वो क्या होगा, 20 का एक्सेस पूछा गया है, तो एक्सेस का जो सही मतलब होगा इनमें से वो होगा अप्रोच, ऑप्शन बी अप्रोच जो है वो सही आंसर है, APPROACH, ये अप्रोच ध्यान रखना है। बाकी देखो टेलीग्राम पर अगर आपने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 16,000 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिलती रहे, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ या फिर कोई और एग्ज़ाम हुआ।
आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।